हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज से हम अपनी बिजनेस लॉ की न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज से हम बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। उसकी न्यू सीरीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, सो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अगर मीनिंग की बात करें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, कब एक्जिस्टेंस में आया था? ये आया था 1 सितंबर 1872 को एक्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था और ये एक्जिस्टेंस में अपने पूरे अस्तित्व में आया था 1 सितंबर 1872। अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी होगी। वो क्या है? वो टर्म है एग्रीमेंट। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले एग्रीमेंट समझना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज व्हेन द ऑफर इज बीइंग एक्सपेक्टेड फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रपोजल होता है। ठीक है, एक बंदे ने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, मतलब ए ने बी को प्रपोजल दिया और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या बन जाता है? आपका एग्रीमेंट बन जाता है। जब आप कोई भी ऑफर देते हो एंड ऑफर देने के बाद में आपकी एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। इट मीन्स अगर आपने ए ने अगर बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, और बी ने इस ए के ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लिया, अपनी स्वीकृति दे दी है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। और जब इस एग्रीमेंट में एक टर्म और जुड़ जाए, जब इस एग्रीमेंट में हमारे पास क्या होगा? एग्रीमेंट में होगा ऑफर प्लस आपकी एक्सेप्टेंस। लेकिन जब इसमें हम एनफोर्स कर दे लॉ का, मतलब लॉ और जुड़ जाए, तो ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जब किसी भी एग्रीमेंट में आपका कोई भी एग्रीमेंट में जब आपका लॉ इंक्लूड हो जाता है, लॉ की कंसेंट मिल जाती है, ठीक है, जहाँ पे आपके अगर आपका जो है इसमें लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे अगर हम देखें टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स के, एग्रीमेंट्स के हमारे पास कितने टाइप हैं, तो इसके 3 टाइप्स एग्रीमेंट्स के। फर्स्ट है सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टीज़ के बीच में जिन्होंने बनाया है, ठीक है, विदाउट द इंटेंशन ऑफ बीइंग इन्फोर्सेबल एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सोशल नेचर। यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं था कि आप इन्फोर्स करोगे, मतलब इसमें लॉ आना ही आना चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे ये सोशल नेचर का है। इट मीन्स इसमें ये कहता है कि सोशल एग्रीमेंट का आप कैसे डिनोट कर सकते हो? जैसे ए ने बी से कॉफ़ी के लिए पूछा और बी ने कॉफ़ी के लिए एक्सेप्टेंस दे दी अपनी कि ठीक है, ए ने बी से जो है वो कॉफ़ी के लिए पूछा है, बी ने जो है ए को एक्सेप्टेंस दी है अपनी कि ठीक है वो उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पिएगी। तो अगर इसमें अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को जो है वो कॉफ़ी के लिए आपको अगर एक्सेप्टेंस दी है और फिर बी जो है, बी ने एक्सेप्टेंस दी है और फिर उसके बाद में अगर बी इस कॉफ़ी को, मतलब कॉफ़ी पीने नहीं आती है, ठीक है, तो ये जो लॉ है, ए जो है कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि बी ने जो है कॉफ़ी के लिए, मतलब उन्होंने अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनफोर्स नहीं किया गया है, लॉ से एनफोर्स नहीं किया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, ये एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट कैसा नेचर का है? सोशल नेचर का है, ठीक है। तो इस नेचर के एग्रीमेंट को जो है हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ओके,
नेक्स्ट आता है आपके पास डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट मेनली आपके फैमिली पर्सन्स के बीच में हो सकता है, ठीक है, उनकी इंटेंशन के जो कि आपका क्रिएट करना चाहती हैं, विदाउट इंटेंशन जो कि एक रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहती है, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका डोमेस्टिक नेचर का हो सकता है। ये कि यदि कोई हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि उनको मतलब कि नेकलेस दिवाएगा, ठीक है, नेकलेस गोल्ड का गिफ्ट करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ऐसा काम करेगा ही करेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये टोटली इसके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। वाइफ जो है कोर्ट में जाके शूट नहीं कर सकती हस्बैंड के खिलाफ कि उन्होंने हमें नेकलेस नहीं दिवाया तो वो शूट कर दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट आता है आपके पास कमर्शियल एग्रीमेंट, जो कि बिटवीन द पार्टीज जो क्रिएट करता है एक लीगल रिलेशनशिप को। कमर्शियल एग्रीमेंट में आपका लीगल रिलेशनशिप जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे एनफोर्स होगा लॉ का, एंड विद एन इंटेंशन के साथ आप एनफोर्स कर सकते हो लॉ के। जैसे कि एक्स ने वाई को जो है क्या ऑफ़र किया है, एक्स ने ऑफ़र किया है वाई को कि वह अपनी कार जो है वो कितने में बेच देगा, 20 लाख रुपीज़ में बेच देगा, ठीक है। एक्स ने ऑफ़र दिया है कि वो अपनी कार को बेच रहा है 20 लाख रुपए में, ठीक है। वाई इस ऑफ़र को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, वाई ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अगर इन केस अगर वाई इसकी पेमेंट नहीं करता है तो एक्स जो है वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जाके वाई के खिलाफ केस डाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक तो हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ एग्रीमेंट। अगर हम बात करें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, एग्रीमेंट जो होगा वो ऑफर और आपकी एक्सेप्टेंस पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो ऑफर भी होगा, एक्सेप्ट भी करोगे और उसमें एनफोर्स होगा, लॉ का भी एनफोर्समेंट होगा, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं, सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बल्कि सारे के सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की और एग्रीमेंट की क्या टर्म है, एग्रीमेंट में तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं और कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास 3 चीज़ें आ रखी हैं। तो सारे के सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे आपके पास क्या हो सकते हैं, एग्रीमेंट हो सकते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें इसकी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं है ना, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एग्रीमेंट शामिल होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। फर्स्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ असेशनल एलिमेंट होते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, लाइक वैलिड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन हो गया, फ्री कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स ये कहता है कि अगर ए एग्री करता है वो कि वह अपनी मतलब वॉच जो है वॉच को सेल करेगा बी को, ए एग्री करता है कि वह अपनी वॉच जो है वो बी को सेल कर देगा फॉर कंसिडरेशन से, एंड मतलब कंसिडरेशन इसमें फुल इस वॉच की जो है अमाउंट ली जाएगी उसे, ठीक है, सेल करने की, एंड बी जो है वो भी इस एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफ़र को, ठीक है, अगर बी इस एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफ़र को, दैट इज़ ये क्या बन जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फ्री कंस्टेंट है, कोई भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे कि आपको मतलब कि बी को सिर्फ ये एक्सेप्ट करना ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि वो करना ही करना पड़ेगा, नहीं, फ्री कंस्टेंट है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड कंसिडरेशन के साथ है, ठीक है, इसमें कोई आपको गिफ्ट के ऊपर नहीं दे रहा है ये, ठीक है, एक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है, कि वह अपनी वॉच को सेल करेगा, बदले में आपसे क्या चार्ज करेगा, वॉच के अमाउंट को चार्ज करेगा, दैट इज ए क्या हो जाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है।
नेक्स्ट बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट जब सीज किया जाता है एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज वैलिड इन द बिगिनिंग बट लेटर देन बिकम वॉइड ड्यू टू द अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। मतलब ये कहता है कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वैलिड ही था, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो स्टार्टिंग में जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो वो वैलिड था, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे कैसे हुआ? जैसे कि ए जो पार्टी है, हमारे पास बी पार्टीज है, दो पार्टीज हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बनाया है? ट्रेड से रिलेटेड इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि वो एक दूसरे से क्या करेंगी, एक कंट्री बी कंट्री से क्या करेंगी, दोनों ट्रेड करेंगी। बट बिफोर देयर कुछ वॉर की कंडीशन हो गई, ठीक है, मतलब वॉर की कंडीशन हो गई या फिर इनमें लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी हो गए, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो गया उसका डिस्प्यूट हो गया। अब ये ट्रेड हो नहीं सकता है क्योंकि वॉर की कंडीशन हो गई है ना, और वॉर की कंडीशन में हम उसी कंट्री से सामान नहीं मंगा सकते जिसमें हमारी वॉर की कंडीशन ऑलवेज चालू है। अब ए जो है बी का जो है लड़ाई हो रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि बी जो है वो ए से सामान खरीदने लग जाएगा, नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए क्या है कि अगर ट्रेड की कंडीशन है एंड ट्रेड हो रहा है, ट्रेड करना चाहते हैं हम ए को, ए जो है वो बी, दोनों आपस में जो है ट्रेड करना चाहते हैं, बट यहाँ पे वॉर की कंडीशन आ गई, ठीक है। इस सर्कमस्टांसेस के वजह से पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वैलिड ही था, वैलिड ही था, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ गई, अब वॉर की ऐसी कंडीशन स्टैब्लिश हो गई कि अब ये जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं परसीव कर पाएगा, आगे नहीं कंटिन्यू चल पाएगा। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बिकम वॉइडेबल व्हेन इट कॉज्ड बाय द क्वेश्चन अंडर द इन्फ्लुएंस fraud and this representation, but in this the aggrieved party gets a right to resign the contract. It means ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने if the acceptance has been obtained by fraud, ठीक है, अगर आपने मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, उसमें कोई भी फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड एट द इंटेंशन ऑफ द अदर पार्टी। किसी भी पार्टी की वजह से, ठीक है, आपका जो है अगर फ्रॉड हो रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन दी गई है, मतलब कि आपको ये बताया नहीं गया था, कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ और बातें लिखी थी, आपको दिखाया कुछ और ही जा रहा है, ठीक है, तो एग्रीड पार्टी के पास में राइट होता है, जो आपके पास दूसरी जो पार्टीज हैं उसके पास राइट होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, यहीं पे ख़त्म कर सकती है, ठीक है। दैट इज़ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ का आ रहा है, आपके इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बिटवीन द पार्टीज दैट आर इमोरल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और इलीगल नेचर की है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड तो है बट ये पनिशेबल भी है। अगर आप इलीगल कोई भी काम कर रहे हो, क्रिमिनल कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके लॉ के अगेंस्ट कोई भी काम है, ठीक है, जो भी आपने लॉ ने किसी काम को बैन कर रखा है, ठीक है, आप उसी का काम कर रहे हो, मतलब उसी से कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हो जो प्रोडक्ट जो कि लॉ ने ऑलरेडी बैन कर रखा है, उसके लिए परफेक्ट एक लॉ बना रखा है, अगर आप उसी से रिलेटेड कंपनी चला रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे हो, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो कि लॉ के अगेंस्ट है, दैट इज़ ए इलीगल। ये क्या है? इलीगल है, और इलीगल होगी तो वो आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड भी होएगा, प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पनिशेबल भी होगा, आपको फाइन भी लग सकता है, आपके कारावास भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स आप एक्सप्रेस करके बता सको, जैसे ए ने बी को अपॉइंट किया है एजेंट के रूप में, ठीक है, एजेंट के रूप में ए ने बी को अपॉइंट किया है, ठीक है, वो इसे रिटर्न स्टेटमेंट में लिख के बता रहा है,
रिटर्न स्टेटमेंट दिया है ए ने बी को, लिख के बता रहे हैं कि वो जो है ए ने बी को जो है अपॉइंट कर लिया है। ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट में है, बट ये क्या है, मतलब एक्सप्रेस कर दिया है उसने, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करो, या तो आप बोल के करो स्पोकन, या फिर रिटर्न, किसी भी तरीके से आप अगर ये बता देते हो कि ए ने बी को जो है वो अपॉइंट कर लिया है, मतलब उसने अपनी कंसेंट दे दी है कि वो उसमें हाँ है, ठीक है। अगर उसने अपनी कंसेंट दे दी है, किसी भी वे में दे, लिख के बताए, बोल के बताए, स्पोकन या फिर रिटर्न, ठीक है, दैट इज ए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड और मेड एन अनइंटेंशनली, आपका इंटेंशन नहीं है बट अनइंटेंशनली जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पार्टीज के बीच में अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब वो कैसे क्रिएट होगा, एक कंसाइनमेंट है जो कि एक रॉन्ग प्लेस पे डिलीवर हो गया है, ठीक है। सो द रिसीवर के पास राइट है, हैज़ द गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न करे गुड्स को एट द राइट प्लेस, ठीक है। मतलब इसमें कहा गया है कोई भी कंसाइनमेंट है वो रॉन्ग प्लेस पे डिलीवर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जिसे मिला है, जो रिसीवर है, उसकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उस गुड को जो है वो राइट प्लेस पे क्या करे, डिलीवर करवाए, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे रिसीवर और सेंडर, जिसका वो कंसाइनमेंट था और जो रिसीवर था जिसने वो उसे लिया था, उन दोनों के बीच में हालांकि कोई एग्रीमेंट नहीं बना था, ठीक है, बट अनइंटेंशनली आपका यहाँ पे क्या बन गया है, एग्रीमेंट बन गया है, जो कि मतलब कि अपनी आप फोर्स में आ गया। ये वाला ऐसा एग्रीमेंट होता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जो कि अपनी आप फोर्स में आया है, यहाँ पे किसी कोई फोर्स में लेके नहीं आया है, ठीक है। जो कंसाइनमेंट है आपको जो है इस रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, अगर आपकी जगह पे रॉन्ग डिलीवरी हुई है तो आप उसे राइट डिलीवरी करवाओ, ठीक है। दैट इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपने अनइंटेंशनली तौर पे नहीं किया गया था कि रॉन्ग डिलीवरी होगी और मुझे राइट डिलीवरी करवानी है, नो। यहाँ पे क्या था कि अनइंटेंशनली आपका जो है वो रॉन्ग डिलीवरी हो गई है। अब रिसीवर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे जो है उस गुड को रिटर्न करे, या तो वहीं पे कर दे जहाँ से आया है, मतलब कि कहीं, या फिर जो एड्रेस लिखा हुआ है आप उस पर रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं होता है, रिजम्बल होता है, मतलब बस उसकी पहचान करने के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट की। ये क्रिएट किया जाता है बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस और एनफोर्स किया जाता है लीगल राइट्स एंड उसके ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स किया जाता है। जैसे कि ऑब्लिगेशंस है, आप अगर आपको जो है ऑब्लिगेशन क्या है, यदि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न दैम, मतलब ये कहता है कि अगर आपको कोई भी मतलब लो कहता है हमसे कि अगर आपको कोई खोआ हुआ सामान मिल जाता है, लॉस्ट गुड्स अगर आपको मिल जाए, ठीक है, मतलब किसी की कुछ भी खो गया है, वॉच खो गई है, ठीक है, या फिर कुछ भी और भी चीज़ कुछ भी खो गया है, ठीक है, अगर आपको उसे मिल जाता है तो आपको उसे रिटर्न करवाना चाहिए, ठीक है। लो ये कहता है आपको जो है अगर किसी का भी खोया हुआ सामान आपको मिला है तो आपको उसे रिटर्न करना चाहिए, लो इस चीज़ को कहता है, ठीक है। लो एक चीज़ और कहता है, यदि वह पेरिशेबल नेचर का है, पेरिशेबल नेचर का है गुड्स जो भी आपको मिला है, यदि वह गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर का है तो आप उसे जो है वो सेल करोगे। सेल करने से जो भी पैसे आएंगे, जो भी आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, आपको उसे क्या करना है, उन पैसों को जो है वो सेंड करना है किसके पास, जो कि उसका असली ओनर है, एक्चुअल में उसके उस जो गुड्स था उसका एक्चुअल ओनर्स के पास आपको सेंड करना है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने वहाँ पे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपको कोई भी खोया सामान मिला, आपने देखा, आपने उसे रिटर्न करवाने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लो सिर्फ इस बात को कहते हैं, ओके।
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फुली परफॉर्म्ड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें जो बोथ पार्टीज जो है वो फुलफिल करेगी अपनी ऑब्लिगेशंस को, देयर एग्जीक्यूटेड वन। मतलब अगर ए ने बी से कहा है कि वह उन्हें कार सेल करेगा, ठीक है, 20 लाख रुपए में, तो ए जो है वो मना नहीं कर सकता है कार को बेचने से, अगर बी उसमें एक्सेप्टेंस दे देता अपनी, ठीक है। ए ने ऑफर दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लीगल फोर्सेबल आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया, लीगल फोर्सेबल आ गया, तो ये बन गया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट। अब ए, तो ए जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन, ए की ऑब्लिगेशन क्या है, उसे 20 लाख रुपए लेने हैं, ए को, बी को जो है वो कार क्या करवानी है, डिलीवर करवानी है। बी की ऑब्लिगेशन क्या है, उन्हें 20 लाख रुपए ए को देने हैं। अगर ये दोनों ही अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेते हैं, दैट इज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों की ऑब्लिगेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्शियली फॉर्म्ड किया जाता है या फिर हुली अनफॉर्म्ड किया जाता है, ठीक है, विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर इज ए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये कहता है यदि ए ने जैसे कि बी को कहा था कि वो जो है इसको क्या करेगा, कार सेल करेगा, कितने रुपए में, 20 लाख रुपए में। मान लो कि ए ने जो है वो बी को कार तो सेल कर दी, कार बेच दी है, लेकिन बी ने जो है वो 20 लाख रुपए जो है कंसिडरेशन की जो अमाउंट है वो ए को नहीं दी है। इट मीन्स ए ने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट करी है, लेकिन बी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। दैट इज ए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वन पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट की है लेकिन दूसरी पार्टी ने तो अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट ही नहीं की है। मतलब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है, या ये कॉन्ट्रैक्ट पार्शली फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। आपका एक तरीके से ही तो ये वाला फॉर्म्ड हुआ है, परफॉर्म्ड हुआ है, फुली परफॉर्म्ड नहीं हुआ है, ठीक है। पूरी तरीके से अगर बी जो है 20 लाख रुपए ए को दे देता तो ये क्या हो जाता, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है फुली परफॉर्म्ड हो जाता और ये एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म्ड हुआ है, या फिर बिल्कुल भी परफॉर्म्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं मानूँ कि ए ने भी कार नहीं डिलीवर करी है बी को, तो हम ये कह सकते हैं अगर ए ने कार नहीं डिलीवर करी है तो बी ए को पैसे क्यों देगा, ठीक है, तो बी ए को पैसे नहीं देगा। इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि एक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है जब एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन, अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर लिया था। मतलब जैसे ए ने जो है वो बी को कार तो बेच ही दी थी, कार तो उन्होंने डिलीवर करवाई दी थी बी के, अब बी ने ही तो 20 लाख रुपए उसे नहीं दिए। अब इसमें ए की क्या गलती है, ए की कोई गलती नहीं, ए का ऑब्लिगेशन था कार डिलीवर करवाना, ए ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया, दैट इज द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और जब बी भी अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट कर देगा, मतलब 20 लाख रुपए कंसिडरेशन की अमाउंट जो है वो ए के पास पहुंचा देगा, दैट इज ए क्या हो जाएगी, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज ने जो है अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपके पास में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वो बन गया था आपके पास कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जहाँ पे दोनों की जो है ऑब्लिगेशन जो है आउटस्टैंडिंग है एंड बोथ द पार्टी, जैसे कि मिस्टर ए जो है वो एग्री करता है डीवीडी प्लेयर को सेल करने के लिए बी को, एंड बी प्रॉमिस करता है उसे डिलीवर करेगा ऑन द डेट ऑफ द पेमेंट। जब उसे पेमेंट, मतलब बी ने प्रॉमिस किया है जब मेरे पास डिलीवरी हो जाएगी उसी डेट को मैं जो है पेमेंट कर दूंगा। ए प्रॉमिस करता है टू पे करने अमाउंट को 1 मंथ लेटर। ए ने प्रॉमिस किया है कि जो है वो अमाउंट पे कर सकता है, कि 1 महीने के बाद भी जो है वो अमाउंट पे कर सकता है, उसे इतनी राहत दी गई है बी को, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो है किसी की भी ऑब्लिगेशन अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, ना ए की कंप्लीट हुई है ना बी की कंप्लीट हुई है, दोनों की ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग है। ना ए ने अपनी डिलीवरी कंप्लीट करी है, ना बी ने इसी डिलीवरी की कंसिडरेशन अमाउंट को कंप्लीट किया है, कंसिडरेशन अमाउंट को बी तक, ए तक पहुँचा है। तो यहाँ पे जो है दोनों की ऑब्लिगेशंस ही कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज़ ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।
थैंक यू।